Hello everyone, I am Charul. I welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the 13th lecture in the lecture series of Ecology and Environment, in which we are going to talk about the atmosphere, the various components and the layers of the atmosphere, the nitrogen, oxygen, carbon dioxide, ozone, argon and the neon. And in the next lecture, we will be talking about the stratosphere, mesosphere, troposphere and the thermosphere. But before that, I want to ask you some questions and you have to write down the answer in the comment section. What is the significance of the wetlands? What are the Ramsar Convention and how many sites of India are under the Ramsar site? Which two sites of India are under the Montreux Record? And guys, you have to tell me why the Chilka Development Authority was awarded. If you don't know the answer of these questions and you are finding any problem, then please watch my previous videos. The link is given below in the description. And if you have any doubt regarding any lecture, you can follow me on my Telegram channel, that is Education at Your Doorstep. And guys, please subscribe to my channel if you have not subscribed yet. Let's talk about the atmosphere. It is basically the blanket or the envelope of gases which is surrounding the earth's surface. गाइज ये डेफिनेशन हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एटमॉस्फेयर एक एनवेलप की तरह है जिसमें हमारा अर्थ का सरफेस है। मतलब ये बेसिकली हमारे अर्थ के सरफेस को सराउंड किए हुए है। तो गाइज बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रोल है। जैसे कि अगर ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है कंबशन के लिए, तो नाइट्रोजन फायर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट्स यूज करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लिए लाइफ सेविंग गैस है। ओजोन हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। तो कुछ गैसेस ऐसी हैं जो कि इनर्ट फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में है, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस कर रही हैं जिसकी वजह से हमारे अर्थ का रात का टेम्परेचर उतना ज़्यादा कम नहीं होता जितना उसे एक्चुअली होना चाहिए। एंड दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द डायurnal टेम्परेचर. Diurnal temperature is basically the temperature difference between the day and the night of a given area. तो गाइज बेसिकली हमारा एटमॉस्फेयर अर्थ के सरफेस के पास ही क्यों है? क्योंकि हमारे अर्थ के पास है एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो गाइज इसकी वजह से क्या होता है कि गैसेस हमारे अर्थ के सरफेस के पास हेल्ड रहती हैं। एंड गाइज इसी कारण क्या होता है कि मैक्सिमम वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज इन द लोअर लेयर, क्योंकि ज़्यादा वेट हमारी अर्थ के सरफेस के पास ही रहना चाहता है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली डिक्रीज करती है अगर हम लोग सरफेस से ऊपर जाएं या फिर सरफेस से नीचे जाएं। तो गाइस मून और मरकरी ऐसी दो चीज़ें हैं जिनके पास एटमॉस्फेयर नहीं है। मरकरी तो ऑब्वियसली सन के बहुत पास है तो वहां पर गैसेस एक्सपैंड कर जाती हैं एंड हेंस एग्जिट द प्लैनेट। लेकिन मून के पास इतना ज़्यादा मास नहीं है, उतना साइज नहीं है कि वो इन गैसेस को हेल्ड कर पाए, जिसकी वजह से हमारे मून के पास भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। गाइस दो ही केसेस हो सकते हैं। एक केस तो ये हो सकता है कि एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ से ही बना हो और दूसरा हो सकता है कि गैसेस बाहर से आई हों। तो पहले जो सोचा जाता था वो बेसिकली था कि इसका जो कॉज है वो है एक्सोजेनिक, मतलब एटमॉस्फेयर बाहर की गैसेस के कारण बना हुआ है। ये सोचा जाता था कि जब हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड तो बेसिकली उसके सरफेस के पास कुछ गैसेस हेल्ड हो जाती हैं, क्योंकि बेसिकली हमारे अर्थ के पास होता है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इसी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर है। लेकिन लेटर ऑन इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई एंड उसके बाद बोला गया कि एटमॉस्फेयर का एवोल्यूशन बेसिकली है एंडोजेनिक। इसका मतलब क्या है कि वो बेसिकली बना हुआ है हमारे अर्थ से निकली हुई गैसेस के कारण ही। तो गाइज यू विल बी वेरी अमेज्ड टू नो जो सबसे ज़्यादा रीसेंट गैस है जो हमारे अर्थ पर आई है वो है ऑक्सीजन एंड वो ही हमारे लिए लाइफ सेविंग गैस है। नाउ कमिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे इसका ओरिजिन एंडोजेनिक है, मतलब ये बेसिकली अर्थ के सरफेस से ही निकली हुई गैसेस हैं। तो बेसिकली गाइस था क्या कि 2 मिलियन ईयर्स पहले जब ग्रेट टेक्टोनिक एज थी उस टाइम बहुत ज़्यादा वॉल्केनिज्म होता था हमारे अर्थ के सरफेस पर। वॉल्केनिज्म बेसिकली होता है क्योंकि हमारे अर्थ के इंटरनल में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट है, दैट इज बेसिकली नोन एज द रेजिडुअल एनर्जी एंड उसके कारण जो अर्थ के अंदर कुछ लेयर्स हैं उनका मैग्मा बन जाता है।
एंड जब ये मैग्मा हमारे अर्थ के सरफेस पर आता है तो हम इसे लावा बोलते हैं एंड इस प्रोसेस को बेसिकली बोला जाता है वॉल्केनिज्म। तो गाइस उस दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर ये सब हमारे एटमॉस्फेयर में आ गए। तो ये बेसिकली बाहर नहीं जा सके हमारे अर्थ से क्योंकि हमारे अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स था। तो उस टाइम बेसिकली क्या था कि यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन इन सब के ऑक्साइड्स प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से यहाँ पर रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन गाइस जैसा कि आपको पता है कि सन के पास बहुत एनर्जी है एंड उससे कुछ सोलर विंड्स भी निकलती हैं। तो इन सोलर विंड्स के कारण क्या हुआ कि जो हमारा प्रिमोडियल एटमॉस्फेयर था, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, जो कि बेसिकली बना था ग्रेट टेक्टोनिक एज में क्योंकि वॉल्केनिज्म हुआ, तो बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन एंड हीलियम हट गए एंड वो बेसिकली हमारे सन का पार्ट बन गए। तो गाइस बेसिकली हुआ क्या कि जब यहाँ से ये हाइड्रोजन और हीलियम निकल गए तो यहाँ पर कुछ कम्युनिटीज ग्रो करने लगी। जैसा कि हमने लाइकेंस के बारे में देखा था इकोलॉजिकल सक्सेशन में कि कैसे वो सबसे पहली कम्युनिटी होती है जो ग्रो करती है आफ्टर द वॉल्केनिज्म। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया कि एल्गी ने यूज किया फॉस्फोरस, यूज किया नाइट्रोजन, यूज किया एंड उसने यूज किया कार्बन डाइऑक्साइड एंड धीरे धीरे उसने बेसिकली ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू किया, जिसकी वजह से बेसिकली क्या हुआ कि जो कुछ गैसेस थी एटमॉस्फेयर में वो डिक्रीज होना शुरू हो गई एंड ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो गाइज ये सिर्फ हमारे लाइकेंस या फिर प्लांट्स नहीं थे, इवन जो हमारी मैराइन बायोडाइवर्सिटी है जिसमें कि एल्गी कवर होती है, उन्होंने भी हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन पंपिंग का काम किया। तो गाइस हमने देखा कि जो सबसे ज्यादा लेट इवॉल्व्ड गैस है वो बेसिकली हमारी ऑक्सीजन है एंड वो ही हमारे लिए एक तरह की लाइफ सेविंग गैस है। तो गाइज हमने क्या देखा कि पहले सोचा जाता था कि एक्सोजेनिक ओरिजिन है, उसके बाद सोचा गया कि ये हमारा बेसिकली एंडोजेनिक है, मतलब गैसेस हमारे अर्थ के सरफेस से ही निकली हैं। तो इससे क्या हुआ, पहले वॉल्केनिज्म हुआ, उसके बाद कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस हुई एंड उसके बाद ऑक्सीजन पंपिंग के कारण हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आया और कार्बन डाइऑक्साइड जो थी बेसिकली वो रिड्यूस हो गई। नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल पंपिंग। बायोलॉजिकल पंपिंग होती क्या है गाइज, आपको पता होगा कि हमारे ओशियंस में बहुत ज़्यादा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एंड इस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ही रिस्पॉन्सिबल है क्यों हमारी फिशेस बेसिकली इसे इनहेल कर पाती हैं, क्योंकि बेसिकली वो वाटर में रहती हैं तो उन्हें वहीं से ऑक्सीजन लेनी पड़ती है एंड एज अ रिजल्ट हम लोग बोल सकते हैं कि ओशियन में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है। तो गाइस हुआ क्या कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये बहुत ज़्यादा थी हमारे एटमॉस्फेयर में, तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी मैराइन बायोडाइवर्सिटी यानी कि हमारे एल्गी, जूज़ैंथेली वगैरह ने यूज़ की। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ग्लूकोज बनाया क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स हैं एंड उन्होंने रिलीज कर दी ऑक्सीजन। तो इसे बेसिकली हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल पंपिंग और द इकोलॉजिकल पंपिंग, जिसमें कि हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो मॉडिफाई हुआ क्योंकि उसमें कार्बन का कंटेंट कम हो गया एंड ऑक्सीजन का कंटेंट इंक्रीज हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले से थी हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन जो सबसे लास्ट में गैस आई वो थी ऑक्सीजन एंड इसी को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल पंपिंग। एंड गाइस हमने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वाले लेक्चर में देखा था कि जो भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड मैराइन बायोडाइवर्सिटी कंज्यूम करती है, उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, उसे बेसिकली बोला जाता है ब्लू कार्बन एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है उसे ग्रीन कार्बन बोलते हैं एंड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो उसे बेसिकली ब्लैक कार्बन बोला जाता है। एंड गाइस हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है जो बेसिकली इंक्रीज होता जाता है एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड हेंस द क्लाइमेट चेंज। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करना एंड ये काम बेसिकली किया हमारे बायोलॉजिकल पंपिंग ने एंड इसी के कारण क्या हुआ कि हमारा एटमॉस्फेयर इतना अच्छा हो गया कि आज हम लोग यहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं। लेकिन गाइज हमारी ही कुछ बेवकूफ़ियाँ हैं, जैसे कि हम लोग कंबशन करते हैं, इंडस्ट्रीज से बहुत धुआं निकलता है, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन होती है जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर खराब होता जा रहा है, उसमें ग्रीन हाउस गैसेस कंटेंट इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से हमें बहुत क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। गाइस कहीं तो फ्लड आ जाता है, कहीं पर ड्रॉट और कहीं पर लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं।
नाउ कमिंग टू द थिंग कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। गाइस हमने देखा कि अगर ऑक्सीजन बेसिकली रिलीज हो हमारे ओशियन से, मतलब हमारी मैराइन बायोडाइवर्सिटी रिलीज कर रही है ऑक्सीजन, तो उसे हमने बोला था बायोलॉजिकल पंपिंग, एंड उस कार्बन को बोला जाता है ब्लू कार्बन। लेकिन हमारे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द प्लांट्स आर एबल टू फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड in their body in the form of glucose in the fruits, in the vegetables and in the leaves। तो गाइस बेसिकली होता क्या है कि दिन में जब सनलाइट होती है तो प्लांट्स इस सनलाइट को यूज करके, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके एंड न्यूट्रिएंट्स को यूज करके जो कि उसे सॉइल से मिलते हैं, इन सब चीज़ों को यूज करके वो ग्लूकोज बनाती है जो कि वो अपनी बॉडी में स्टोर कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड द लीव्स, जिन्हें हम भी खाते हैं, हर्बीवोर्स भी खाते हैं, एंड इनका कुछ पोर्शन बेसिकली हमारे प्लांट्स भी यूज करते हैं। तो गाइस जो तो हमारे प्लांट्स ने यूज कर लिया वो तो हमारे लिए किसी यूज का नहीं, लेकिन जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमने खाए वो पोर्शन ऑफ एनर्जी हमारे लिए बहुत यूजफुल हो जाता है। तो गाइस बेसिकली फोटोसिंथेसिस का रेट हमारा मैक्सिमम होता है रेड लाइट में, क्योंकि रेड लाइट बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, एंड मिनिमम होता है ग्रीन लाइट में, क्योंकि जो प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से प्लांट खाना बना पाता है वो भी ग्रीन कलर का होता है, एंड इसकी वजह से ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हो जाता है, एंड फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे ज्यादा कम हो जाता है ग्रीन लाइट में। लेकिन गाइस फोटोसिंथेसिस में भी बेसिकली दो रिएक्शंस होते हैं, एक तो हमारा होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क। लाइट से मतलब जो दिन में हो, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे प्लांट्स एटीपी बनाते हैं और बनाते हैं एनडीपीएच, एंड रात को जब यहाँ पर कोई भी सनलाइट नहीं होती तो ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी में फिक्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो हम लोग कंज्यूम करते हैं एंड जिनसे हमें मिलती है एनर्जी। तो गाइस बेसिकली एक तो हमारा बायोलॉजिकल पंपिंग था जिसने हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंटेंट इंक्रीज किया, एंड दूसरा था फोटोसिंथेसिस जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर इतने अच्छे से मॉडिफाई हो चुका है आज कि वी आर लिविंग ऑन द ओनली प्लैनेट जहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। नाउ कमिंग टू द कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। गाइस बहुत तरह के कंपोनेंट्स हैं, परमानेंट हैं, टेम्परेरी हैं एंड ट्रेस कंपोनेंट्स। परमानेंट मतलब जो आपको हर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में मिलने ही वाले हैं, एंड आप कहीं पर भी चले जाइए अर्थ पे, वहां के एटमॉस्फेयर में आपको ये गैसेस पक्का मिलेंगी एंड इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन मिलेंगी। जैसे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है वो है नाइट्रोजन, जो कि प्रेजेंट है बेसिकली 78%। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर का टोटल 78% तो नाइट्रोजन का ही बना हुआ है, क्योंकि गाइस नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है हमारी। एक तो इसे प्लांट्स यूज़ करते हैं, हमारे डीएनए आरएनए में भी ये प्रेजेंट होती है, एंड गाइस इसके और भी बहुत यूजेस हैं, जैसे कि अगर कहीं पर फॉरेस्ट फायर हो जाए एंड वहाँ पर नाइट्रोजन कंटेंट इंक्रीज कर दिया जाए तो बेसिकली इससे फायर कंट्रोल हो सकती है। उसके बाद आती है हमारी लाइफ सेविंग गैस जिसका परसेंटेज है बेसिकली 20.9। तो गाइस नियरली आप देख लो कि कितना परसेंटेज तो इन्होंने ही बना दिया है। उसके बाद गाइस हम लोग जब भी बोलते हैं ना एटमॉस्फेयर के बारे में, हम तीन गैसेस की बात करते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन गाइस हमारा थर्ड कंपोनेंट भी है जो कि बहुत अच्छी परसेंटेज में प्रेजेंट है, इवन कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा। हमारा जो आर्गन है वो नियरली 0.3% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेयर बनाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.03% बनाता है। लेकिन हम लोग आर्गन के बारे में ज्यादा इसलिए बात नहीं करते क्योंकि ये एक तरह की नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, एंड इसका कुछ भी ज्यादा यूज नहीं है हमारे एटमॉस्फेयर में। नाउ कमिंग टू द टेम्परेरी कंपोनेंट्स, मतलब जिनका जो रेट है, जिनकी अमाउंट है वो कम ज़्यादा होती रहती है। जैसे कि गाइस हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं, व्हीकल्स चलते हैं, वहाँ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। जहाँ पर हमारी पैडी फील्ड्स हैं, मार्शेज हैं, वहाँ पर मीथेन ज़्यादा होगा। एंड ऐसे ही कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से निकलती हैं। जैसे कि जहाँ पर हम लोग एयर कंडीशनर्स यूज़ करते हैं वहाँ से फ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं। बेसिकली जो कंपोनेंट फिक्स्ड अमाउंट में नहीं प्रेजेंट है एट एवरी पॉइंट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो उन्हें बेसिकली हम लोग टेम्परेरी कंपोनेंट बोल सकते हैं। क्योंकि गाइस कुछ एटमॉस्फेयर के पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो सकती है तो कुछ में कम। एंड गाइस जैसे कि वाटर वेपर है वो बेसिकली हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही प्रेजेंट होता है, एंड ये डिक्रीज भी हो सकता है क्योंकि जहां पर ज्यादा वाटर बॉडीज होंगी वहां पर वाटर वेपर्स ज्यादा प्रेजेंट होंगे हमारे एटमॉस्फेयर में।
एज कम्पेयर टू अगर हम लोग सहारा डेजर्ट की बात करें जहाँ पर वाटर होता ही नहीं। नाउ कमिंग टू द ट्रेस कॉम्पोनेंट्स। गाइस ट्रेस कॉम्पोनेंट्स बेसिकली उन्हें बोला जाता है जिनका ज़्यादा यूज़ तो नहीं है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि बेसिकली ना तो वो किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही वो कुछ ज़्यादा यूजफुल होते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे एटमॉस्फेयर का अच्छा खासा पार्ट बनाते हैं। जैसे कि हुआ हमारा नियॉन, हीलियम, जेनॉन, जो कि बेसिकली दूसरी गैसेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो इन्हें हम लोग इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं एंड इन्हें हम लोग ट्रेस कंपोनेंट्स के अंडर कवर कर लेते हैं। नाउ कमिंग टू द वेरिएशन इन द एटमॉस्फेयर। तो गाइस हमारे एटमॉस्फेयर में वेरिएशन बेसिकली आती कैसे है? एक तो मैंने आपको बताया कि गाइस कैसे अगर एक जगह पर बहुत इंडस्ट्रीज हैं, व्हीकल्स चलते हैं, तो वहां पर हमारी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन बहुत ज़्यादा होती है। तो बेसिकली गाइस वहां पर होगा क्या कि हमारी ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। लेकिन जहां पर जैसे हमारे सहारा डेजर्ट है, वहां पर कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं होती, हमारे डेजर्टेड एरियाज में कोई इंडस्ट्रीज नहीं होती, तो बेसिकली वहां पर क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं होगा एंड एज अ रिजल्ट वहां पर जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो कम होंगी। एंड इस तरह से क्या हुआ कि जहां पर इंडस्ट्रीज हैं, बेसिकली हमारे टेक्नो इकोसिस्टम है जो कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं। तो गाइज अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो आप प्लीज मेरी पुरानी वीडियोस देखिए। तो गाइज बेसिकली है क्या कि जहां पर टेक्नो इकोसिस्टम है वहां पर ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज्यादा होगा, तो बेसिकली वहां पर वेरिएशन होगी इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एंड गाइस अगर हम लोग वर्टिकल की बात करें तो क्या होगा कि हमारे ट्रोपोस्फेयर में वाटर वेपर्स एंड द हैवियर गैसेस विल बी प्रेजेंट, लेकिन जो ऊपर वाली लेयर्स हैं उनका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, लेकिन गाइस वहाँ पर बहुत कम वेट की गैसेस प्रेजेंट होंगी, क्योंकि बेसिकली जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो तो अर्थ के सरफेस के पास रहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सरफेस पर होती है। एंड जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर या फिर नीचे जाएंगे तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाती है। तो जहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी, जहाँ पर एमिशन ज़्यादा होगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कंबशन होगा, तो वहाँ पर बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस की कॉम्पोजिशन इंक्रीज डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से हमारे जो एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन में इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा। एक तो गाइस हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हो गई, दूसरे हो गए हमारे वाटर वेपर, क्योंकि जहां पर भी हमारी ओपन वाटर बॉडीज प्रेजेंट है वहां पर बेसिकली क्या होगा कि वाटर वेपर ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि हमारे ट्रॉपिकल रीजन। तो गाइस ट्रॉपिकल रीजन में बेसिकली होता क्या है कि वहां पर ओपन वाटर बॉडी ज़्यादा होती हैं, इंसोलेशन ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहां पर इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है। एंड इवेपोरेशन ज़्यादा होने के कारण वहां के ट्रोपोस्फेयर में वाटर वेपर्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। एंड गाइस जैसे जैसे हम लोग एल्टीट्यूड में ऊपर जाते रहेंगे तो ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता जाएगा एंड नियरली 15 किलोमीटर तक ही ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट होती है। इसलिए अगर कोई भी बेसिकली हमारे माउंट एवरेस्ट वगैरह पर जाता है तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर लेकर जाता है। नाउ कमिंग टू द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो गाइस कैसी हैं हमारी लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर? एक तो है ट्रोपोस्फेयर। गाइस इसे बेसिकली हमने डिवाइड किया है इन लेयर्स को ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर पैटर्न इन देम। मतलब कुछ लेयर्स ऐसी हैं जिनमें विद हाइट हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है एंड कुछ लेयर्स में विद हाइट टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तो पहली लेयर है हमारी ट्रोपोस्फेयर, जिसके लिए जो हीट सोर्स का काम है वो हमारा अर्थ का सरफेस करता है एंड इसमें टेम्परेचर डिक्रीज करता है जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है। तो एक लेयर हो गई है हमारी ट्रोपोस्फेयर, जिसमें हमारे वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस भी इसी लेयर के कारण होते हैं। उसके बाद आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें थर्मल इन्वर्जन होता है। यहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है जो कि बेसिकली हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है एंड इसमें गाइस विद इंक्रीज इन हाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस। लेकिन उसके बाद दोबारा से एक लेयर आती है मीजोस्फेयर, इसमें विद हाइट टेम्परेचर डिक्रीज करता है। उसके बाद आती है हमारी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसे बोला जाता है थर्मोस्फेयर एंड इसमें विद हाइट क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज, क्योंकि ये लेयर बेसिकली हमारे सन के बहुत पास होती है। तो जो लेयर सन के पास होगी उसका टेम्परेचर ज्यादा होना तो बनता ही है। तो गाइस हमने 4 लेयर्स के बारे में देखा। ट्रोपोस्फेयर जिसमें विद हाइट टेम्परेचर डिक्रीज होता है एंड इस डिक्रीज इन टेम्परेचर को नॉर्मल लैप्स रेट बोला जाता है। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें विद हाइट हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज
हो रहा है। एंड इस लेयर में बेसिकली गाइस एक तरह के क्लाउड्स प्रेजेंट होते हैं एंड उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। एंड गाइस दिस विद हाइट टेम्परेचर इंक्रीज होने को हम लोग थर्मल इन्वर्जन बोलते हैं। उसके बाद मीजोस्फीयर है जिसमें अगेन नॉर्मल लैप्स रेट होता है, मतलब विद हाइट टेम्परेचर डिक्रीज करता है। उसके बाद थर्मोस्फीयर में दोबारा से थर्मल इन्वर्जन होता है जिसमें विद हाइट हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। तो गाइज अगर हम लोग कॉम्पोजिशन के बेसिस पर एटमॉस्फेयर की लेयर्स को डिवाइड करने की कोशिश करें तो दो लेयर्स हो सकती हैं। एक है हमारी होमोजीनियस लेयर एंड दूसरी है हेट्रोजीनियस लेयर। तो गाइज होमोजीनियस लेयर बेसिकली उसको बोला जाता है जिसमें सारी की सारी एटमॉस्फेरिक गैसेस एक फिक्स्ड अमाउंट में मिक्सड अप होती हैं। मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर हाइट तक चले जाओ तो वहां पर आपको नाइट्रोजन का कंटेंट, ऑक्सीजन का कंटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, इन सब का कंटेंट सेम ही मिलेगा अगर आप 5 किलोमीटर नीचे हैं। तो इस लेयर को बेसिकली बोला जाता है होमोजीनियस लेयर और दी होमोस्फीयर, जिसमें बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट में ही मिक्सड अप है। लेकिन हेट्रोजीनियस मतलब हेट्रोस्फीयर में क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनी हुई होंगी हमारे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस की। ऐसे हो सकता है कि एक लेयर सिर्फ नाइट्रोजन की हो, उसके बाद सिर्फ ऑक्सीजन की हो और उसके बाद हमारी हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हों। तो गाइज इसके बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में, एंड हम लोग इसके बारे में बहुत डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज की लेक्चर सीरीज में। तो गाइज हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर पैटर्न 4 लेयर्स थी, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर एंड द थर्मोस्फीयर। एंड डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिशन 2 लेयर्स हैं, होमोस्फीयर एंड द हेट्रोस्फीयर। नाउ कमिंग टू सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द एटमॉस्फेयर। तो गाइज जो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हमारे सी लेवल पर होता है। गाइज अगर हमें कोई भी चीज मेजर करनी होती है जैसे कि हाइट ऑफ द प्लेन, प्लेट्यू, माउंटेन, तो वो बेसिकली सी लेवल से ही मेजर की जाती है। एंड हमारे सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी एंड इसे 180 m के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइज ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट गैसेस आप पर फोर्स एग्जर्ट करती हैं एंड अगर फोर्स एग्जर्ट की जाए जिस पर कोई सरफेस एरिया है जिसका, तो उसे प्रेशर बोला जाता है। गाइज लेट्स सपोज आप एक फैन के सामने खड़े हो जाओ तो उससे क्या होगा कि वो आप पर बहुत हवा डालेगा जिसकी वजह से आपको अपनी बॉडी पे कुछ फोर्स फील होगी, लेकिन आपकी बॉडी का कुछ सरफेस एरिया है तो वो प्रेशर की वैल्यू बन जाती है। तो ऐसे ही हमारे सीज का सरफेस एरिया तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है एंड उस पर हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस जब फोर्स एक्सर्ट करती हैं तो उसे प्रेशर बोला जाता है एंड दैट इज इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg, जिसे बेसिकली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोला जाता है। तो गाइज सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसकी वजह से होगा? जो सबसे ज़्यादा गैस प्रेजेंट है एंड सबसे ज़्यादा जो गैस प्रेजेंट है वो है हमारी नाइट्रोजन। एंड गाइस हम लोग ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि द मोस्ट रिसेंट इवॉल्व्ड गैस इज बेसिकली द ऑक्सीजन एंड ये बनी थी हमारे बायोलॉजिकल पंपिंग और फोटोसिंथेसिस के कारण। उसके बाद गाइस मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि वेट एयर ज़्यादा भारी होती है या फिर ड्राई एयर? तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। 3, 2, 1। मुझे लगता है आपने सोच लिया होगा। तो गाइज इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारी जो वेट एयर है वो हल्की होती है एज कंपेयर टू द ड्राई एयर। लेकिन ऐसा क्यों हो सकता है? एयर में तो पानी प्रेजेंट है वो तो भारी होनी चाहिए, लेकिन गाइज ऐसा नहीं होता। क्योंकि गाइज बेसिकली होता क्या है कि हमारी ड्राई लेयर जो होती है उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन गाइज जो हमारी वेट एयर होती है उसमें हाइड्रोजन का कंटेंट इंक्रीज हो जाता है और नाइट्रोजन तो हमारी हैवी गैस है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेट एयर हल्की होती है एज कंपेयर टू द ड्राई एयर। तो आज तक जो आपके दिमाग में परसेप्शन थी कि ड्राई एयर हल्की होती है वो आज चेंज हो जानी चाहिए एंड कीप दिस थिंग इन माइंड दैट वेट एयर इज लाइटर एज कंपेयर टू द ड्राई एयर। तो गाइज जब हम लोग आसमान में देखते हैं तो आसमान ब्लू कलर का दिखाई देता है, तो ये बेसिकली होता है हमारी ओजोन गैस के कारण। गाइज हमारी ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, मतलब 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए अगर हमें ऑक्सीजन गैस बनानी है। लेकिन अगर हम लोग O3 ले ले, मतलब 3 एटम्स को जोड़ दे ऑक्सीजन के, तो ओजोन लेयर बन जाती है एंड विच इज इम्पार्टिंग ब्लू कलर टू द स्काई। नाउ कमिंग टू द नाइट्रोजन।
तो गाइस नाइट्रोजन बेसिकली वो गैस है जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। नियरली 78% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ द नाइट्रोजन। एंड गाइस अगर कहीं पर भी आग लग जाए, फॉरेस्ट फायर हो जाए, जहाँ फिर कहीं पर भी स्पार्किंग की वजह से आग लग जाए और वहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट ना हो, तो वो आग बुझाना पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है फायर को कंट्रोल करने के लिए। एंड आपको पता है किसी भी चीज़ को जलाने के लिए जो गैस चाहिए होती है वो होती है ऑक्सीजन। तो हमने दो फैक्ट्स पढ़े, एक तो पढ़ा कि फायर को कंट्रोल करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, एंड दूसरी चीज़ जो हमने देखी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बेसिकली होता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन के कारण। गाइस हमारी बॉडी में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का मतलब डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरह से हमारी बॉडी में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। एंड आपको पता ही है कि डीएनए तो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो भी फीचर्स हैं, हमारी आईज, ईयर्स, नोज, ये सब डीएनए के कारण ही बना हुआ है, जो कि बेसिकली हमें मिलता है अपने पेरेंट्स से। एंड गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि प्रोड्यूसर्स जो हमारे प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, वो भी इसको यूज करते हैं। लेकिन गाइस ये चीज है कि वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसे खाना नहीं बना सकते, एंड उसे ये चाहिए होती है बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। इसीलिए उसको कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करना पड़ता है, जो कि हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। वो बेसिकली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड हमारे प्लांट को दे देते हैं। एंड हमारे प्लांट्स इस नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट यूज करके हमारे लिए खाना बनाते हैं एंड खुद के लिए भी। सो हमने देखा कि गाइस फायर कंट्रोल करने के लिए चाहिए, उसके बाद हमारी बॉडी को डेवलप करने के लिए चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में डीएनए और आरएनए नाइट्रोजन से बना हुआ है। उसके बाद हमारे प्रोड्यूसर्स को भी नाइट्रोजन चाहिए इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड अमोनिया। लेकिन गाइज आप सोचो कि हमारे प्रोड्यूसर्स अगर ये ऑक्सीजन है जो ऐसे वो नॉर्मली यूज कर पाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर पाते हैं, ऐसे ही वो अगर नाइट्रोजन यूज कर पाए, नाइट्रोजन तो 78% है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो जाएगी। तो अगर फ्यूचर में कोई भी ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हमारे प्लांट्स यूज कर पाए इस नाइट्रोजन को N2 की फॉर्म में, तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो गाइज हमने देखा कि ऑक्सीजन रीसेंट इवॉल्व गैस है, उसके बाद हमने देखा कि ये लाइफ सेविंग गैस है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, क्योंकि वो इसे इनहेल करते हैं एंड हमारे प्लांट्स बेसिकली ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन गाइस प्लांट्स भी बेसिकली रात को तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं एंड ऑक्सीजन को करते हैं इनहेल। तो गाइज अगर आपको किसी भी फ्यूल को जलाना है, हमारे कंबशन करना है, तो उसके लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब गाइज क्या हुआ कि अगर आपको कोल जलाना है और वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो वो कोल की कंबशन नहीं हो सकती, क्योंकि कोल में प्रेजेंट होगा कार्बन एंड उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, तभी एनर्जी रिलीज होगी। तो इसके कारण क्या है कि ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कंबशन ऑफ द फ्यूल्स के लिए। उसके बाद गाइस क्या है कि एक तो वो लाइफ सेविंग गैस हो गई, उसके बाद ये हो गया कि वो कंबशन के लिए बहुत ज़रूरी है और नाइट्रोजन फायर बुझाने के लिए ज़रूरी थी। और अगर हमारी ऑक्सीजन है वो नियरली 15 किलोमीटर अबव द ग्राउंड तक ही सीमित है, मतलब उससे अगर ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एंड अगर हम लोग वहाँ से ऊपर जाना चाहते हैं तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन गाइस ये बेसिकली ऑक्सीजन का कंटेंट डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते जाते हैं, जिसकी वजह से ना तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर पाते हैं प्लांट्स, और ना ही ऑक्सीजन बेसिकली रिलीज कर पाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का कंटेंट डे बाय डे डिक्रीज होता जा रहा है। एंड गाइस मेराइन पोल्यूशन के कारण क्या होता है कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन हमारे ओशियंस में डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, एल्गी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती एंड उसकी वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं हो पाती। नाउ कमिंग टू द कार्बन डाइऑक्साइड। गाइस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो हमें बहुत कुछ पता है कि वो बेसिकली ग्रीन हाउस गैस है। ये बहुत ही ज़्यादा हैवी गैस है, इसलिए ये बेसिकली हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही प्रेजेंट होती है। गाइस ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि सोलर रेडिएशन जो हमारे सन से आती हैं वो बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर से
पेनिट्रेट हो जाती हैं। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती हैं, जो हमारा अर्थ का सरफेस एमिट करता है, वो इन ग्रीन हाउस गैसेस के कारण हमारे एटमॉस्फेयर में ही कैप्चर हो जाता है। एंड इसकी वजह से गाइस क्या होता है कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसे बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। तो गाइज इसकी वजह से क्या होता है कि जितना रात में टेम्परेचर कम होना चाहिए अर्थ का, उतना नहीं हो पाता। एंड इसे बेसिकली हम लोग यूज करते हैं हाई लैटिट्यूड एरियाज में, जहां पर सन की रेज डायरेक्टली फॉल नहीं कर पाती एंड वहां पर इंसोलेशन लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। तो वहां पर बेसिकली हम लोग ग्लास हाउसेस बना लेते हैं एंड उनमें प्लांट्स को ग्रो करते हैं। एक बार जो सन की रेडिएशन इस ग्लास हाउस में आ गई, वो बाहर नहीं जा पाती एंड इसे भी हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। एंड ये हमारे लिए यूजफुल भी है। और गाइज अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तब भी क्लाइमेट चेंज होगा, और अगर है तब भी हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेज एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही प्रेजेंट होनी चाहिए हमारे एटमॉस्फेयर में। तो गाइज हमारे एटमॉस्फेयर में ये कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से है? एक तो बेसिकली हम ह्यूमंस, एनिमल से आती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो गाइज इससे बेसिकली क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है। अगर हम लोग कंबशन करते हैं, कोई भी फ्यूल जलाते हैं, उस दौरान भी बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती हैं। एंड गाइज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट इंक्रीज हो रहा है एंड इसकी वजह से हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज इंक्रीज हो रहा है। तो गाइस हमने देखा था कि प्लांट्स हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके उसको ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड उन्हें बेसिकली अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं, जिसे कि हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लीव्स की फॉर्म में खाते हैं। तो बेसिकली जो हर्बीवोर्स होते हैं और जो हम वेजिटेरियंस हैं, वो बेसिकली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमारे प्लांट्स जस्ट 1% ऑफ द टोटल सोलर रेडिएशन विच आर कमिंग फ्रॉम द सन को यूज करके ग्लूकोज बनाते हैं और जो हम लोग बेसिकली कंज्यूम करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है एंड ये प्लांट्स हैं जो वो बेसिकली इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ओशियन के प्लांट्स, ओशियन की एल्गी एब्जॉर्ब करेगी, उसे ब्लू कार्बन, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वाली कार्बन को ग्रीन कार्बन और एटमॉस्फेरिक कार्बन को ब्लैक कार्बन बोला जाता है। नाउ कमिंग टू द नियोन एंड द आर्गन। गाइस ये दोनों गैसेज ही इनर्ट गैसेज हैं। आर्गन हमारा एक परमानेंट कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर है, जिसकी परसेंटेज नियरली 0.3% होती है, लेकिन उसका कुछ खास यूज नहीं है हमारे एटमॉस्फेयर में। एंड गाइस ये इसलिए है क्योंकि ये बेसिकली ना तो आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ना ही ये किसी दूसरी गैस के साथ रिएक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से ये बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में जस्ट पड़ा रहता है एंड इससे हमारे एटमॉस्फेयर की थिकनेस इंक्रीज होती है। एंड गाइस आपको पता है कि जितनी ज्यादा थिकनेस इंक्रीज होगी, इंसोलेशन का रेट कम हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नियोन। गाइस नियोन बल्ब्स के बारे में आपने सुना होगा। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इनका बेसिकली कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। एंड गाइस ये बेसिकली क्या है कि अगर किसी बल्ब में बेसिकली वो नियोन बल्ब है तो वो बेसिकली विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी चल सकता है, मतलब वो एज अ रिफ्लेक्टर काम करता है क्योंकि थोड़ी सी ये शाइनी गैस होती है। ये भी इनर्ट गैस है, ये किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो सिंपली हमारे एटमॉस्फेयर में पड़ी रहती है एंड इससे थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्रीज होती है। तो बेसिकली गाइस हमने देखा कि आर्गन का कोई पर्टिकुलर यूज नहीं है, लेकिन नियॉन को बेसिकली नियॉन बल्ब्स में यूज किया जाता है। नाउ कमिंग टू द ओजोन लेयर। गाइस ये बेसिकली हमारे ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर दोनों में प्रेजेंट होती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जब ये ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होती है तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करती है, जबकि ये स्ट्रेटोस्फियर में जब प्रेजेंट होती है तो ये हमें प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट करती है यूवी रेडिएशन से, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। एंड ये यूवी रेडिएशंस बेसिकली सोलर रेडिएशंस के साथ ही हमारे अर्थ के सरफेस पर आती हैं। लेकिन गाइस होता क्या है कि ये यूवी रेडिएशन स्किन कैंसर, हमारी आईज को हार्म कर सकती हैं। इनके बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हैं। इवन ये हमारे प्लांट्स का क्लोरोफिल भी खत्म कर सकती हैं, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाए। तो बहुत ज़रूरी है यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना। एंड ये बेसिकली एक लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है इन द स्ट्रेटोस्फियर।
एंड उसे बोला जाता है ओजोनोस्फीयर एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। लेकिन जो ओजोन हमारे ट्रोपोस्फीयर में प्रेजेंट है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करती है। एंड गाइज इसको हम लोग मेजर करते हैं डॉप्सन में। गाइज ओजोन बनती भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कारण ही है, क्योंकि जब यूवी रेडिएशंस हमारे O2 पर पड़ती हैं तो वे बेसिकली इसको आयोनाइज करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि O- बन जाता है एंड ये जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो वहां पर O3 बन जाता है। मतलब यूवी रेडिएशंस अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारती हैं। वो एक ऐसी लेयर्स को बनाने की कोशिश करती हैं, ऐसी लेयर को बनाती हैं जो उन्हें ही अर्थ के सरफेस पर नहीं आने देती। तो गाइस हमने देखा कि यूवी रेडिएशंस 3 तरह की होती हैं, UVA, UVB एंड UVC। UVA तो अच्छी रेडिएशंस होती हैं, B मतलब बैड, C मतलब क्रिटिकल। तो हमारी UVA रेडिएशंस तो नॉर्मली हमारे अर्थ के सरफेस पर आ जाती हैं, लेकिन जो हमारी UVB है वो 50% रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं एंड जो हमारी UVC रेडिएशंस है वो तो नियरली 90% रिफ्लेक्ट बैक कर देता है हमारा ओजोनोस्फीयर। गाइज अगर ओजोन लेयर को हम लोग बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में ले तो ये बहुत ही प्लेजेंट स्मेल करती है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो ये पंजेंट हो जाती है। तो गाइज हमने इसमें बहुत डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में देखा, एटमॉस्फेयर के बारे में। तो अगर आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो, आपने वीडियो को एंजॉय किया हो, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।